देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों के भीतर कोरोना से पीड़ितों की संख्या 3,395 तक पहुंच चुकी है। चिंता की बात यह है कि जिस गति में ये संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी तुलना में रिकवर करने वाले लोगों की संख्या कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 685 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 और लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से दूसरी मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी एक एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार और अलग अलग राज्यों में पिछले 24 घंटों में आए नए मामलों की बात करें तो इसमें केरल सबसे ऊपर है, जहां पिछले 24 घंटों में 189 नए मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां पर 89 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 86, दिल्ली में 81, उत्तर प्रदेश में 75, तमिलनाडु में 37, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 42, राजस्थान में 9, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश और झारखंड, हरियाणा समेत यहां पर 6-6 मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, जबकि गोवा और पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक एक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो इस समय केरल में कुल 1,336 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185, उत्तर प्रदेश में 117, गुजरात में 265, पुदुचेरी में 41, राजस्थान में 60, हरियाणा 26, मध्य प्रदेश 16, झारखंड 6 और पंजाब में कोरोना के 5 एक्टिव मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से जिस 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है, वो पहले ही कई बीमारियों से ग्रसित थी। कोविड संक्रमण के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। दिल्ली में इस साल कोरोना से मरने वाली ये दूसरी पेशेंट थी। इसी तरह से कोरोना से मरने वाले बाकी लोग भी वो हैं जो पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ, चाहे यूएस लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना, कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा लैग करता है। तो अब हमारे यहाँ थोड़ी सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था, उसी की लीनियज है और उसमें अलग अलग तरह के जीनोम्स है, करीब 17-18 जीनोम्स है जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो WHO की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीसीज मानी गई है, और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीसीज को इंगित किया गया है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ XVC है, कुछ XCG है, कुछ NB 1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनियज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन इनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है, वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और SMS में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, सर्विलांस चल रहा है इसका। और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही है जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और न्यूमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है, तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस किया। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है, और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और एनएससी विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह, यदि, हाँ बिल्कुल, यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं, जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट है,
और जो बुजुर्ग हैं या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं, जैसे सीकेडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें। तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए म्यूटेटेड जी वायरसेस आ जाए, हम उनसे जीत पाएंगे। सर, एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो इसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी टीम्स उनको देखती है। कोरोना का नया वेरिएंट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन विशेषज्ञों का यही कहना है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये उतना घातक नहीं है। ये वेरिएंट अभी अंडर मॉनिटरिंग है। इससे संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।